हेलो दोस्तों, मैं शुभम जोशी द आशा अकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। देखिए भाइयों, हम लोग लूसेंट की जीके पढ़ रहे हैं। लूसेंट में हम लोग प्राचीन भारत से स्टार्ट किया है। देखिए पिछली वीडियो में हमने कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों और धार्मिक ग्रंथों के बारे में जानकारी दी। देखिए हम लोग प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले प्राचीन भारत को जानने के लिए चार चीज़ें हमारे पास, चार स्रोतों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हमने धार्मिक ग्रंथ पढ़े, फिर उसके बारे में ऐतिहासिक ग्रंथों को पढ़ा, फिर अब हम बात करते हैं। देखिए भाई, विदेशी यात्रियों से जो जानकारी मिलती है हमारी प्राचीन भारत को जानने के लिए, उनकी हम बात करेंगे। जो विदेशी यात्री आए अपने साथ या फिर अपने लेखकों को लाए, उन्होंने भारत के विषय में कुछ ना कुछ लिखा है और उससे ही हम प्राचीन भारत के बारे में जान सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं भाई विदेशी यात्रियों की। विदेशी यात्रियों में बात करते हैं हम लोग यूनानी और रोमन लेखक। देखिए यूनानी और रोमन लेखक, इनमें सबसे पहले टेसियस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? टेसियस की। टेसियस, देखिए टेसियस एक ईरान का राज्यवैद था। टेसियस ईरान का राज्यवैद था और इसने जो भारत के संबंध में अपना विवरण दिया है वो अनुश्रुति और अफवाहों पर आधारित विवरण है। तो हम लोग इसकी बात को इतना सीरियस नहीं लेते हैं जो इसने विवरण दिया है, लेकिन टेसियस के बारे में जानकारी रखेंगे आप लोग। टेसियस ईरान का राज्यवैद था, ये ईरान से आया था। नेक्स्ट लेखक की बात करते हैं। देखिए भाई हेरोडोटस। हेरोडोटस देखिए हेरोडोटस जो है, हेरोडोटस ये भाई फेमस है। किस लिए भाई? हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इसे ही हम लोग इतिहास का पिता कहते हैं। और इसने एक पुस्तक लिखी है हिस्टोरिका। इसकी पुस्तक लिखी गई है कौन सी? हिस्टोरिका। इसने अपनी पुस्तक लिखी है हिस्टोरिका और इसने इस पुस्तक में, हिस्टोरिका पुस्तक में 5वीं शताब्दी के जो भारत और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फ्रांस के जो संबंध थे उस समय, उसका वर्णन इसमें किया है। तो हेरोडोटस इतिहास का पिता इन्हें कहा जाता है और इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। इम्पोर्टेंट है ये। देखिए इन्होंने भी जो भारत के संबंध में जो जानकारी दी है वो भी अनुश्रुति और अफवाहों पर ही आधारित है। तो हम लोग इतना खास इनकी बात पर भी ध्यान नहीं दिया है, लेकिन ये ज़रूर याद रखेंगे भाई, जो हेरोडोटस है इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है और इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है भाई? हिस्टोरिका। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यूनानी एवं रोमन लेखक की बात करते हैं। मेगस्थनीज। देखिए मेगस्थनीज जो मेगस्थनीज है, मेगस्थनीज जो एक लेखक है, ठीक, ये लेखक या राजदूत था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक हैं। उनके दरबार में मेगस्थनीज आया था और वहीं रहता था। मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है इंडिका। फेमस पुस्तक है इंडिका। देखिए इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है और इस पुस्तक में जो मौर्य साम्राज्य है उसके बारे में जानकारी मिलती है, उसके सामाजिक एवं राजनीतिक बारे में हमें जानकारी मिलती है मौर्य समाज की। देखिए ये पुस्तक इसलिए फेमस है, ये पुस्तक एग्जामों में पूछी जाती है भाई। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका में उस समय के भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया है? तो भाई भारतीय समाज को इस पुस्तक के अनुसार 7 भागों में बांटा गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? इंडिका। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट लेखक पर चलते हैं। देखिए बात करते हैं भाई सिकंदर के साथ आने वाले जितने भी लेखक सिकंदर के साथ भारत में आए थे। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो पोरस से उसका सामना हुआ था। चलिए वो बात तो छोड़ते हैं, आगे आने वाली जितने भी वीडियो है उनमें हम चर्चा करेंगे इस बारे में। देखिए सिकंदर के साथ जो लेखक आए थे इनमें नियाक्रस, और नियाक्रस को ही आप लोग याद करेंगे। देखिए भाई नियाक्रस है वो,
नियाक्रस, देखिए नियाक्रस इसलिए याद रखने के योग्य है भाई, ये नियाक्रस जो है इनके द्वारा दिया गया विवरण जो भारत के बारे में कहा गया है वो लगभग कहीं कुछ हद तक विश्वसनीय है। और नियाक्रस सिकंदर का जल सेनापति था, ये इंपॉर्टेंट है, नियाक्रस सिकंदर का जल सेनापति था भाई, जल सेनापति था, ठीक, नियाक्रस सिकंदर का जल सेनापति था। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, कौन था, बिंदुसार था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार। देखिए बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और इसके शासनकाल में एक लेखक आया था जिसका नाम था डाइमेकस। देखिए डाइमेकस जो था वो बिंदुसार के दरबार में आया था और ये सीरियाई नरेश अंतियोकस का राजदूत भी था। सीरियाई नरेश अंतियोकस का राजदूत था डाइमेकस, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए इसके बाद इसने जो अपना विवरण दिया है, डाइमेकस ने जो अपना विवरण दिया है वो मौर्य युग से संबंधित है, मौर्य के बारे में इससे जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं डायोनीसियस की। डायोनीसियस की बात करते हैं। देखिए डायोनीसियस, जो डाइमेकस था वो बिंदुसार के दरबार में आया था और डायोनीसियस जो है ये अशोक के दरबार में आया था भाई। किसके, अशोक के, महान राजा है मौर्य वंश का अशोक, इसके दरबार में ये आया था। ये टॉलमी सेकंड का राजदूत था, एक राजा है फ्लाडफेल्स टॉलमी, उसका राजदूत डायोनीसियस था और ये किसके, अशोक के दरबार में आया था भाई। अशोक के बारे में मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे और बिंदुसार के बारे में जो हमने बात करी, बिंदुसार किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, जो कि मौर्य वंश का सबसे महान राजा हुआ और इसके दरबार में डायोनीसियस नामक एक राजदूत आया था। इसने जो विवरण दिया है वो विवरण मौर्य समाज की संस्कृति और राजनीति से संबंधित है। इसने भी मौर्य समाज के बारे में जानकारी दी है। अब बात करते हैं भाई टॉलमी, एक लेखक है टॉलमी। यह दूसरी शताब्दी में भारत आया था और इसने एक पुस्तक लिखी है भारत का भूगोल नामक टॉलमी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। तो इसमें जो जानकारी दी गई है इससे हमारी प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए भाई माइंड मत करिएगा, थोड़ा सा ट्रैफिक है जहाँ हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, वहाँ ऐसी जगह है ये कि थोड़ी ट्रैफिक वाली जगह है। तो नेक्स्ट जो यूनानी एवं रोमन लेखक है उस पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट लेखक है प्लिनी, ये इम्पोर्टेंट है प्लिनी। देखिए प्लिनी नाम का ये लेखक है, ये पहली शताब्दी थी भारत की, उसके द्वारा दिया गया विवरण पहली शताब्दी के बारे में। और फेमस इस बात ये है कि भाई इसने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम नेचुरल हिस्ट्री नामक इसने एक पुस्तक लिखी है, हिस्ट्री। देखिए नेचुरल हिस्ट्री नामक जो पुस्तक है, इस पुस्तक में उस समय के भारतीय पशुओं जो पशु हैं भारतीय और पक्षियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में इससे जानकारी मिलती है। भारत के खनिज क्या थे उस समय, जो जब ये प्लिनी नाम का लेखक ने लिखी उस समय भारत के खनिज क्या थे, क्या क्या भारत में पाया जाता था, पशुओं की क्या स्थिति थी, कौन कौन से पशु भारत में पाए जाते थे, उसके बारे में ये पुस्तक हमें जानकारी देती है। चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है हमारी एक पुस्तक है नेक्स्ट, उसका नाम है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। देखिए पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिपल्स ऑफ द
इरिथियन, इरिथियन सी, इरिथियन सी पुस्तक फेमस है भाई, पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी। इसके लेखक के बारे में नहीं पता है, लेकिन ये पता है भाई कि 80 ईस्वी में जो लेखक था ये, वो हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। देखिए इम्पोर्टेंट बात ये है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में कि भाई पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी जो पुस्तक है, इसमें यह पुस्तक प्राचीन भारत के किस विषय में जानकारी देती है। तो इस पुस्तक में जो है जानकारी, वो उस समय के भारत के बंदरगाहों, भारत के जो बंदरगाह थे उस समय के, ये उसके बारे में जानकारी देती है। और व्यापारिक स्थिति, भारत की व्यापारिक स्थिति क्या थी, समुद्र द्वारा जो व्यापार किया जाता था उनका जो व्यापारिक स्थिति थी वो क्या थी, ये उसके बारे में हमें जानकारी देती है। तो ये इम्पोर्टेंट है भाई। ये तो हो गए यूनानी एवं रोमन लेखकों के बारे में बात। अब बात करते हैं भाई चीनी लेखकों की। चीनी लेखक बहुत ही फेमस लेखक है, इनसे क्वेश्चनों को अधिकतर पता किया जाता है। देखिए बात करते हैं सबसे पहले फाहियान की। किसकी? फाहियान, ये चीनी लेखक है एक फाहियान। ये जो आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। गुप्त नरेश है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके दरबार में ये आया था। और इसने जो भारत के विषय में विवरण दिया है वो विवरण मध्य प्रदेश, किसके? मध्य प्रदेश के बारे में इसने विवरण दिया है। मध्य प्रदेश के बारे में इसने विवरण दिया है। और ये विवरण जो इसने दिया है वो मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है फाहियान ने उस समय में जो था। और मध्य प्रदेश के रीति रिवाज और उसके बारे में इसने विवरण दिया है। तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, जो कि गुप्त वंश का एक सम्राट था, महान सम्राट थे गुप्त वंश के। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेखक की। देखिए नेक्स्ट लेखक की बात करते हैं, चीनी लेखक एक है संयुगन। कौन? संयुगन। संयुगन जो कि एक चीनी लेखक है। ये 3 वर्षों तक भारत में रहा और इसका जो आने का उद्देश्य था, इसने लगभग 3 वर्षों तक भारत से बौद्ध धर्म की सभी जो प्रतियां हैं उन्हें एकत्रित किया और यह ले गया उन्हें एकत्रित करके। और यह लेखक 518 ईस्वी में, कब? 518 ईस्वी में भारत आया था। ठीक, 518 ईस्वी में भारत आया था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं हम लेखक हेन स्वांग की। किसकी? हेन स्वांग की। हेन स्वांग की बात करते हैं भाई। हेन स्वांग जो फेमस है, हेन स्वांग किस लिए फेमस है? देखिए भाई, ये सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। ये 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए चला। चीन से भारत के लिए चला भाई। चलते हुए लगभग 1 साल की यात्रा करने के बाद, कितने? लगभग 1 वर्ष की यात्रा करने के बाद 630 ईस्वी में ये भारतीय राज्य, सबसे पहले भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। कहाँ पहुंचा भाई? सबसे पहले कपिशा पहुंचा। और जिस समय आया था उस समय भारतीय राजा किसका? हर्ष का शासनकाल था। उस समय भारत पर हर्ष का राज्य था। ये हर्ष के राज्य में पहुंचा। अब देखिए भाई, ये 1 वर्ष की यात्रा करके कपिशा पहुंचा था। ये लगभग भारत में 15 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक रहा। और 645 ईस्वी में ये भारत से चीन लौट गया। भाई चीन लौट गया, लेकिन जब ये आया था, इसका आने का उद्देश्य क्या था? देखिए, इसका आने का जो उद्देश्य था वो क्या था? आने का उद्देश्य नालंदा विश्वविद्यालय में इसे पढ़ाई करनी थी। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करनी थी। तो ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आया था और बौद्ध धर्म की जितनी भी प्राप्तियां हैं, पुस्तकें हैं, उन्हें एकत्रित करके ये चीन ले गया था। लगभग 15 वर्षों तक रहा।
और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। कौन सी? इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है CU की। देखिए इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है CU की, इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। एक इसका यात्रा वृतांत है, यानी इसने जितनी भी यात्रा की है इस पुस्तक में उसका वृतांत मिलता है। लगभग इस पुस्तक में 138 देशों का विवरण मिलता है। कितने देशों का? 138 देशों का विवरण मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंसवांग किसके समय में आया था भाई? भारत। हर्ष के समय में भारत आया था, 15 वर्षों तक भारत में रहा और 645 ईसा पूर्वी में ये चीन लौट गया। और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है CU की, और इसमें इस पुस्तक में 138 देशों का विवरण मिलता है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो चीनी लेखक है उसकी बात करते हैं। देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, जो हिंसवांग था जब वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए आया तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है भाई उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो देखिए उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। आचार्य शीलभद्र कौन थे? शीलभद्र थे। आचार्य शीलभद्र के समय में ये नालंदा में शिक्षा प्राप्त करने आया था। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो चीनी लेखक है वो इति सिंह है। कौन है? इति सिंह। देखिए इति सिंह की बात करते हैं। ये जो चीनी लेखक है, ये चीनी लेखक 7वीं शताब्दी में भारत में आया था, और इसने जो अपना विवरण दिया है ये कब आया था भाई? भारत 7वीं शताब्दी में भारत आया था, और जो इसके द्वारा दिया गया विवरण है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में दिया गया विवरण है। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय है। सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय ही था। देखिए जैसे हम लोग भारत से बाहर शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं ना आज के समय में, ऐसे ही पहले के जो लोग थे, जैसे चीन का यात्री था हिंसवांग, वो पढ़ने के लिए कहाँ आते थे भाई? भारत में। भारत की उस समय बहुत ज़्यादा मान्यता थी, भारत को लोग मानते थे। ठीक है, अब बात करते हैं भाई इति सिंह जो 7वीं शताब्दी से पूर्व में भारत आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में वर्णन किया है और प्राचीन भारत के बारे में बताया है इसने। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करता हूँ, किसकी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो पाल वंश के राजा धर्मपाल ने बनवाया था। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने इसे बनवाया था। जब हम लोग पाल वंश पर पहुंचेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं भाई, ये तो हो गए आपके कौन से लेखक? ये चीनी लेखक हो गए। अब बात करते हैं अरबी लेखकों की। इम्पोर्टेंट है, अरबी लेखकों की बात करते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं अल बरूनी की। किसकी? अल बरूनी। देखिए अल बरूनी जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तो ये उसके साथ भारत में आया और इसने एक पुस्तक लिखी है किताब उल हिंद। कौन सी पुस्तक है भाई? फेमस पुस्तक है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। देखिए किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, या कौन सी है? तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद। देखिए किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, इसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। देखिए किताब उल हिंद का मतलब है भारत की खोज। भारत की खोज। भारत की खोज नामक अगर क्वेश्चन आ जाता है भाई, भारत की खोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये अरबी लेखक है अल बरूनी। देखिए अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक हिंद है। और ये पुस्तक आज भी जो इतिहासकार हैं उनको मतलब जो इतिहासकार इतिहास को पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है।
प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी लेने के लिए बहुत अच्छा स्रोत है। देखिए ये पुस्तक लगभग कितने भाई, ये पुस्तक लगभग नहीं कंप्लीट 80 अध्यायों में विभक्त है। और ये अध्यायों में किन किन अध्यायों में विभक्त है भाई, इसमें अध्याय जो है जैसे धार्मिक दर्शन पर आधारित है, त्योहारों पर आधारित अध्याय है, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, उस समय की जो जितने भी नाप भारतोल वाले, इस तरह के कुल मिलाकर 80 अध्यायों में विभाजित है। देखिए ये पुस्तक जो राजपूत कालीन समाज है, उसकी संस्कृति है, उसके धर्म है, उसके बारे में बहुत ही सुंदर प्रकाश डालती है। तो ये पुस्तक बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। अलबरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक है किताबुल हिंद और ये 80 अध्यायों में विभाजित है। और किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी ये किसके शासनकाल में आया था भाई, महमूद गजनवी के शासनकाल में। अब नेक्स्ट पर बात करते हैं। देखिए इब्न बतूता, देखिए इब्न बतूता ये लेखक था और ये भाई लगभग 14वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में, 14वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में भारत में आया था। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में भारत आया था और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, इसका ग्रंथ है, इसका जो वृतांत है वो रेहला है। रेहला नामक इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है और ये पुस्तक इसकी यात्रा के बारे में है, यात्रा वृतांत है इसका। देखिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता ने लिखी है और ये 14वीं शताब्दी का जो भारत था उसके बारे में इसने वर्णन किया है। देखिए ये 1333 ईस्वी में, ये 1333 ईस्वी में अपनी यात्रा के दौरान दिल्ली पहुंचा। कहाँ पहुंचा भाई, दिल्ली। ये दिल्ली पहुंचा। उस समय दिल्ली पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। किसका शासन था दिल्ली पर भाई, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी विद्वता से प्रभावित होकर, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी इंटेलिजेंसी से प्रभावित होकर इसे दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। क्या बना दिया भाई इसे, दिल्ली का न्यायाधीश इसे दिल्ली का नियुक्त कर दिया। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। न्यायाधीश से मतलब क्या है भाई, दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा। इसकी दिल्ली में मतलब इसने इंटेलिजेंस दिखाई कुछ भाई, इंटेलिजेंस से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। अब बात करते हैं देखिए अन्य लेखकों की। इन लेखकों के साथ साथ कुछ अन्य लेखक भी भारत में आए। देखिए अन्य लेखकों में अगर मैं बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ भाई तारानाथ की। किसकी, तारानाथ। ये लेखक एक तिब्बती लेखक था, ये तिब्बत से आया हुआ लेखक था। इसके द्वारा देखिए 2 ग्रंथ लिखे गए हैं इसके द्वारा। एक तो कंगयूर और तंगयूर, ये 2 ग्रंथ लिखे गए हैं। और इसके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं इसमें हमें प्राचीन भारतीय समाज की जानकारी मिलती है। तो ये इम्पोर्टेंट है भाई, कंगयूर ग्रंथ और तंगयूर ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए, तारानाथ के। और ये प्राचीन भारत के विषय में जानकारी देते हैं। अब बात करते हैं मार्को पोलो की। किसकी, मार्को पोलो। देखिए मार्को पोलो देखिए मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में, कब भाई, 13वीं शताब्दी में भारत आया था। यह इटली का निवासी था। कहाँ का निवासी था भाई, इटली का निवासी था। ये इटली से भारत की यात्रा पर आया था 13वीं शताब्दी में। जो इसने जो विवरण दिया है मार्को पोलो ने, ये विवरण पांड्य देश से संबंधित है। पांड्य राजाओं के बारे में इसने विवरण दिया है। इसके द्वारा दिए गए विवरण से हम पांड्यों के इतिहास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है ये भी भाई। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था भाई, इटली का। ये पूछ लिया जाता है, मार्को पोलो इटली का निवासी था और इसके द्वारा दिया गया विवरण पांड्य से संबंधित है, पांड्य राजाओं से संबंधित है।
देखिए ये तो हो गई भाई हमारी विदेशी यात्रियों द्वारा जो विवरण दिया गया है, जो कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, उनको पढ़कर हम किसके बारे में, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं भाई पुरातात्विक संबंधी साक्ष्यों की। देखिए पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक अभिलेख की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब प्राचीन भारत से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाने लगे हैं कंपटीशन में, क्योंकि कंपटीशन लेवल टफ होता जा रहा है, तो प्राचीन भारत से भी क्वेश्चन पता किए जा रहे हैं। देखिए बात करता हूँ भाई मैं 1400 ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व एक अभिलेख की। भाई 1400 ईसा पूर्व अभिलेख का मतलब आप लोग समझते हो। देखिए 1400 ईसा पूर्व अभिलेख का मतलब है यानी कि भारत का सबसे पुराना, सबसे पहला अभिलेख, जिसका नाम था भाई बोगाज कोई, बोगाज कोई। देखिए बोगाज कोई, और इसे हम लोग एशिया माइनर के नाम से भी जानते हैं, माइनर। देखिए एशिया माइनर भी कहते हैं इसको हम। बोगाज कोई 1400 ईसा पूर्व पुराना एक अभिलेख है, और इस अभिलेख में जो जानकारी मिलती है वो वैदिक देवता मित्र, इंद्र, वरुण और नासत्य। देखिए नासत्य जो है वो अश्वनी कुमार है। अश्वनी कुमार एक देवता है। देखिए आप लोगों को शायद ना पता हो अश्वनी कुमार के बारे में, तो अश्वनी कुमार सूर्य के 2 पुत्र थे, ठीक। तो इसके बारे में जो जानकारी देता है ये अभिलेख बोगाज कोई, भारत का सबसे पुराना अभिलेख है, और इससे वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो एग्ज़ाम में पता किए जाते हैं कि ये किस राजा से संबंधित है। तो ये अभिलेख देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अब चलते हैं, देखिए इनको बारी से पढ़ते हैं। देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख, सबसे पहले बात करते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख की। ये एक तिथि रहित अभिलेख है और ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख, इसमें सबसे पहले भारतवर्ष, इसमें सबसे पहले भारतवर्ष नाम का, जो भारत के बारे में भारतवर्ष कहा जाता है, तो सबसे पहले जो भारतवर्ष का जिक्र है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में है, और हाथी गुम्फा अभिलेख एक तिथि रहित अभिलेख। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, ये रुद्रदामन से संबंधित है। किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। नेक्स्ट नासिक के अभिलेख गोमती बलश्री से संबंधित है। और गोमती बलश्री, देखिए नासिक के अभिलेख ये पता किया जाता है एग्जामों में, इंपॉर्टेंट है। गोमती बलश्री आंध्र सातवाहन वंश का एक राजा था, तो गोमती बलश्री से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बार बार एग्जामों में पता किया जाता है, और समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महान राजा था। अब बात करते हैं एहोल स्तंभ लेख की। एहोल स्तंभ लेख पुलकेशन सेकंड से संबंधित है। देखिए पुलकेशन सेकंड एक बहुत महान राजा था, और हर्ष को इसने पराजित किया था। किसको? हर्ष को। अब बात करते हैं भाई मंदसौर अभिलेख की। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। देखिए भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है, और ये फेमस है। ये बार बार एग्जामों में पता किया जाता है। क्यों पता किया जाता है भाई? इस अभिलेख से ही हमें क्या पता चलता है भाई? हूणों का जो आक्रमण हुआ था भारत में, हूणों द्वारा किए गए आक्रमण की जानकारी जो मिलती है वो भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से ही मिलती है, और ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। अब बात करते हैं देवपाड़ा अभिलेख की। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। अगर हम लोग बात करते हैं भाई अभिलेखों को जो पढ़ा जाता है, अभिलेख को हम लोग पढ़ते हैं, इसे क्या बोलते हैं? देखिए अभिलेखों का अध्ययन करना या उन्हें पढ़ना एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? एपिग्राफी कहलाता है। एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। अब चलते हैं, देखिए पॉइंट बनाकर याद करेंगे, पॉइंटों से याद करेंगे। देखिए
एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन। अब मैं पॉइंट की अगली बात करता हूँ। देखिए मध्य भारत में जो मध्यकालीन भारत था उस समय भागवत धर्म का उदय हुआ था। तो ये जानकारी किससे मिलती है? देखिए ये जानकारी हमें यवन राजदूत, जो यवन राजाएं थे, जो यवन देश से आए हुए राजा थे, उनके द्वारा हमें ये जानकारी मिलती है कि भाई मध्य भारत में कौन सा भागवत धर्म विकसित हुआ। तो ये जानकारी मिलती है वेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख से। ठीक, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए भारत पर हूणों द्वारा होने वाले आक्रमण में बता ही चुका हूँ किसके द्वारा हुई है भाई, स्कंदगुप्त से संबंधित है ये अभिलेख, और इस अभिलेख का नाम है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है सती प्रथा। सबसे पहले सती प्रथा का लिखित साक्ष्य, देखिए सती प्रथा का सबसे पहले लिखित साक्ष्य कहाँ से मिला है? एहरण अभिलेख से। एहरण अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? भानुगुप्त से संबंधित है एहरण अभिलेख, और सबसे पहले लिखित साक्ष्य इसी से मिला है। जो एहरण है, देखिए गलत लिख दिया था मैंने, एहरण क्या है इसका नाम भाई? एहरण, इस तरह से एहरण अभिलेख से सबसे पहले सती प्रथा का लिखित साक्ष्य उपलब्ध होता था। ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की पॉइंट की। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? रेशम बुनकरों की जो श्रेणी है, रेशम बुनकरों की कितनी श्रेणी होती थी जैसे, तो उसके बारे में जो जानकारी देता है वो मंदसौर अभिलेख जानकारी देता है। और ये अभिलेख अभी बताया है किससे? मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं। देखिए भाई अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, देखिए कश्मीर में जब खुदाई हुई, खुदाई के दौरान एक स्थान बुर्ज होम है। कौन सा स्थान है भाई? बुर्ज होम। एक स्थान है बुर्ज होम। जब यहाँ से खुदाई हुई तो कश्मीर में जब ये खुदाई हुई तो यहाँ से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है, जिसे गर्तावास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गर्तावास बोला जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि भाई उस समय में भी लोग गड्ढों में घर बनाकर रहते थे। जैसे आजकल बेसमेंट बनते हैं ना, तो उस समय पहले से ही लोग इतने विकसित थे कि गड्ढों में घर बनाकर रहते थे, और इन गड्ढों में उतरने के लिए एक सीढ़ी लगी होती थी। तो गड्ढा घर का साक्ष्य कहाँ से मिला है भाई? बुर्ज होम, जो कि कहाँ है? कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में बुर्ज होम है। तो ये इंपॉर्टेंट है। गड्ढा घर का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से, जो कि कश्मीर में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए भाई जब खुदाई होती थी और सिक्के निकलते थे खुदाइयों में से, जब खुदाई होती थी और सिक्के निकलते थे तो उन सिक्कों को आहत सिक्के बोला जाता था। क्या बोलते हैं भाई? आहत सिक्के। जो खुदाई के द्वारा निकले गए सिक्के हैं उनको आहत सिक्के बोलते हैं। देखिए आहत सिक्के तो बोलते हैं, और इन्हें साहित्य में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, इन्हें साहित्य में कारशापण बोला जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए ये जब सिक्के पुराने मिले हैं, ठीक है, और इन सिक्कों पर कुछ ना कुछ लेखन मिलता है हमें, जैसे किसी का चित्र मिल गया या कुछ लिखा हुआ मिल गया, तो ये प्रथा किसने आरंभ की थी? प्राचीन सिक्कों पर लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया था? देखिए प्राचीन सिक्कों पर लेखन का जो कार्य हुआ था वो सबसे पहले भाई यवन शासकों ने किया था। अब मैं बात करता हूँ, आप सोचेंगे भाई यवन कौन थे? यवन शासकों ने किया था। यवन शासकों के अंतर्गत सबसे पहले हिंद यूनानी शासक आते हैं, फिर उसके बाद शक शासक आते हैं, शक वंश से जो संबंधित थे, फिर उसके बाद हमारे पहलव एवं कुषाण आते हैं। कुषाण शासक जो थे जिनमें कनिष्क एक महान शासक था। ठीक है, तो किसने भाई सिक्कों पर लेखन कला का प्रचलन किसने स्टार्ट किया था? यवन शासकों ने। अब बात करते हैं भाई लेखन कला का प्रचलन, तो आपको पता चल गया
शासकों ने किया था? यवन शासकों ने। देखिए समुद्रगुप्त जो था, गुप्त वंश का एक महान राजा हुआ। उस राजा की जो गुप्त वंश की मुद्राएं मिलती हैं उस पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए, क्या बजाते हुए? वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। जो गुप्त वंश के सिक्के मिलते हैं, वीणा बजाते हुए उस पर दर्शाया गया है समुद्रगुप्त को। इससे क्या पता चलता है भाई? समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी था, संगीत प्रेमी था, और इसे कविराज की उपाधि धारण है। क्या? कविराज की उपाधि भी इसे मिली हुई है। जब हम लोग गुप्त वंश पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में, चल समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। तो लेखन कला का कार्य सबसे पहले किसने प्रारंभ किया सिक्कों पर? भाई यवन शासकों ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए खुदाई के दौरान जो रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। भाई ये सिक्के प्राप्त हुए हैं अरिकमेडु से ये सिक्के प्राप्त हुए हैं भाई अरिकमेडु से। अरिकमेडु स्थान कहाँ है भाई? पुदुचेरी के निकट है ये स्थान, अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट। तो रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए भाई? अरिकमेडु से। अरिकमेडु कहाँ है? पुदुचेरी के निकट है। देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत के सबसे पहले जो संबंध बने वो किस देश के साथ बने? देखिए भारत के सबसे पहले संबंध, एक देश है स्वर्ण भूमि के नाम से पहले हम लोग इसे जानते थे, फिर बर्मा के नाम से जाना हमने, और फिर अब ये म्यांमार कहलाता है। तो सबसे पहले भारत के जो संबंध बने वो म्यांमार देश से बने, जिसे स्वर्ण भूमि कहा जाता है। फिर उसके बाद मलाया से, फिर कंबोडिया से, और फिर जावा से। तो सबसे पहले म्यांमार से भारत के संबंध बने। देखिए भाइयों, ये आपकी वीडियो कंप्लीट हुई आज, और अगली वीडियो में हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, और देखिए फिर उसके बाद ऐसे ही चलते हुए सिंधु सभ्यता के बारे में पूछेंगे। देखिए भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।